अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो जो इसके सिलेबस में पॉइंट्स मेंशन हैं हम उसी को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी हैव टू डिस्कस टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप्स 1, टाइप 2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स etiology, then its pathogenesis, clinical features, diagnosis, and then complication. So we will be discussing each of them one by one. First of all, what is diabetes mellitus? Diabetes mellitus is a clinical condition जिसमें ब्लड में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसको इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसकी वजह से डिफरेंट पैथोलॉजीज डेवलप होती हैं, डिफरेंट सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ठीक है, डिफरेंट इसकी कॉजेज हो सकती हैं, पैथोजेनेसिस डिफरेंट होती है। हमने इसकी कॉजेज की बेस पर इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अब इसमें कॉजेज़ होती क्या है? जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इंसुलिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि ब्लड के ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल करता है आफ्टर ईटिंग समथिंग। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल सडनली राइज कर जाता है और वो राइज इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर इंसुलिन रिलीज ना हो तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, विच इज़ वेरी फेटल। वो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे वो फेटल हो सकता है। ठीक है, तो इंसुलिन इतना इम्पॉर्टेंट है। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा होता, या तो उसमें इंसुलिन रिलीज़ होने का क्या मैकेनिज़्म है कि इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा या बन ही कम रहा है, तो इंसुलिन के लेवल्स ब्लड में आपको कम मिलेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में। अभी हम उसकी पैथोजेनेसिस भी डिस्कस करते हैं, बट द कॉज इज़ टाइप 1 की के ब्लड में इंसुलिन लेवल कम है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो रही है। देन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन इज़ प्रोड्यूसिंग नॉर्मली, इंसुलिन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में नॉर्मल है, बल्कि कभी-कभार इवन नॉर्मल से ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इंसुलिन या तो अपने रिसेप्टर्स पर जाकर एक्ट नहीं कर रही, उसके रिसेप्टर्स इनसेंसिटिव हो गए हैं, या टिश्यूज़ ने, जिन टिश्यूज़ पर इंसुलिन ने जाकर एक्ट करना है, जिसमें मसल्स, एडिपोसाइट्स आते हैं, लिवर आता है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। तो यही बात लिखी हुई है कि टाइप 2 में इंसुलिन, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और टाइप 1 में इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाती है। पैथोजेनेसिस अभी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड वन इज़ पैथोजेनेसिस। अब ऐसा होता क्यों है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं। बोन मैरो से ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं जो कि ब्लड में आती हैं। ब्लड में जब वो आती हैं तो इंसुलिन रिलीज़ होना है पैंक्रियास के बीटा सेल्स से, ये उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब वो सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो फिर रिलीज़ ही नहीं होगा। तो इस तरह से इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। सो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, और ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद है और बच्चों में डायग्नोज भी हो जाता है। देन अगर हम टाइप 2 की पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये ओल्डर एडल्ट्स में मोर कॉमन होता है। और ये क्यों होता है? मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं इसकी, लाइक अदर क्लिनिकल कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे ओबेसिटी है, पेरिफेरल और हाइपरटेंशन है। इन कंडीशंस में क्या होता है कि पेरिफेरल टिश्यूज इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के, इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए से इंसुलिन सेल के अंदर आता है, वो रिसेप्टर्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, इसकी कॉज अभी तक अननोन है, लेकिन इनको इन कंडीशंस के साथ एसोसिएट किया जाता है डायबिटीज़ को, कि इनकी वजह से इंसुलिन ब्लड में होती तो है बट इट कांट एक्ट नॉर्मल। So that's what pathogenesis about type 2 diabetes mellitus. Then clinical features क्या हैं दोनों के? clinical features डिस्कस करते हैं अब। तो क्लिनिकल फीचर्स में डायबिटीज़ के दोनों के कॉमन ही ऑलमोस्ट सिम्टम्स हैं। पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन, पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीफेजिया एक्सेसिव हंगर एंड वेट लॉस हो जाता है, फटीग होती है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो अंडरलाइन कंडीशंस और भी होंगी साथ, ओबेसिटी है, फटीग है, पुअर वुंड हीलिंग है और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हैं। तो अब पेशेंट इन सब चीज़ों के साथ प्रेजेंट करेगा। और ये क्रोनिक कंडीशन है, यानी ऐसा नहीं होता कि आपका एक दिन इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया है तो आप डायबिटीज़ के साथ प्रेजेंट कर देंगे। नो, क्रोनिक कंडीशन है। अगर कॉन्टीन्यूसली नहीं होगा या कॉन्टीन्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है तो एक लंबे अरसे के बाद पेशेंट प्रेजेंट करेगा इन सब चीज़ों के साथ। अदरवाइज बॉडी डिफरेंट अदर मैकेनिज्म से कंपनसेट कर रही होती है हर चीज़ को।
देन हम इसे डायग्नोज कैसे करेंगे? डायग्नोज ऐसे होता है, एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स करेंगे। पेशेंट आपके पास इन सिम्टम्स के साथ आया है, आप फ़ौरन उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। देन अब अगर आपको पता चल गया है कि उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, देन आप इंसुलिन और सी पेप्टाइड लेवल्स कराएँगे। ठीक है? वो क्यों करवाएँगे? ताकि आपको पता चले कि इंसुलिन, देखें मैंने बताया ना, टाइप 1 में इंसुलिन कम होगा और टाइप 2 में या तो नॉर्मल होगा या ज़्यादा होगा। तो अगर आपका इंसुलिन लेवल कम आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है और ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ की वजह से हो रही है। और अगर इंसुलिन कम होगा तो फिर टाइप 2 हो जाएगा। ठीक है? और अगर ब्लड में हम इंसुलिन की साथ-साथ सी पेप्टाइड लेवल्स भी करवा सकते हैं, क्योंकि बीटा सेल जब इंसुलिन रिलीज़ करते हैं ना, तो उसके साथ इक्वल नंबर ऑफ सी पेप्टाइड एक फ्रैगमेंट होता है, ठीक है? उसको रिलीज़ करते हैं, तो इन दोनों के लेवल्स ब्लड में इंसुलिन तो ऑब्वियसली यूटिलाइज़ हो जाता है, इंसुलिन यूरिन में रिलीज़ हो जाएगा, इंसुलिन डिग्रेड हो जाएगा, बट सी पेप्टाइड नहीं होता है इस तरह से। तो अगर हमने ये पता करना है कि आपके पैंक्रियास से एग्ज़ैक्टली कितने अमाउंट में इंसुलिन रिलीज़ हुआ है, तो हम उसमें सी पेप्टाइड लेवल से एग्ज़ैक्टली वो नंबर चेक कर सकते हैं, बिकॉज़ इक्वल कॉन्संट्रेशन में ये दोनों चीज़ें रिलीज़ होती हैं। ठीक है? उसके बाद अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन देखें कि डायबिटीज़ की क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आता है माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, और टाइप 1 में इंक्रीज़ रिस्क ऑफ डीके भी होता है। अब ये माइक्रोवास्कुलर मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती क्या हैं? माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब ग्लूकोज़ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ना, तो माइक्रोवेसल जैसे आर्टेरियोल्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, वेन्यूल्स हैं, इनके अंदर एथेरोमास फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्लूकोज इज़ फेवरिंग कोलेस्ट्रॉल टू एक्यूमुलेट, फेवरिंग अदर टिश्यूज़ टू एक्यूमुलेट विदिन द ब्लड वेसल्स। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के नतीजे में न्यूरोपैथीज़ होती हैं, नेफ्रोपैथीज़ होती हैं, डिफरेंट रेटिनोपैथीज़ होती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के नतीजे में जैसे डायबिटिक फुट होता है कि अगर लोअर लिम्ब की कोई मैक्रो वेसल में ब्लॉक हो जाए या थ्रोमा बन जाए, तो उसके नतीजे में डायबिटिक फुट हो जाता है। और अगर डिफरेंट किडनीज़ में भी रीनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अगर रीनल आर्टरी में क्लॉट बन जाए, इसके डिफरेंट अदर पैथोलॉजीज़ हैं। तो आपने बेसिकली कॉम्प्लिकेशन में माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस याद रखनी है, ठीक है? तो डायबिटीज़ से ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। That's all about diabetes mellitus. If you have any query, you can ask in comments. Thank you so much for watching the video.